हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 9वीं कक्षा के छात्रों की वार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं और कल 20 फरवरी 2024 को सामाजिक विज्ञान विषय का एग्ज़ाम है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के सभी 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चनों की तैयारी करवाऊंगा। एक तरह से क्विक रिवीजन है और समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संसद किसे कहते हैं, इसके 2 प्रमुख कार्य लिखें। आंसर देखें। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय संस्था को संसद कहा जाता है। यानी कि निर्वाचित प्रतिनिधियों का मतलब होता है चुने हुए नेता। यानी कि भारत के अंदर जो चुने हुए नेता हैं उनकी जो राष्ट्रीय संस्था है उसको संसद कहते हैं। और संसद जो है भारत के अंदर कानून बनाती है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है देश की कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है संसद। उसके बाद है, भारत में संसद जो है निम्नलिखित कार्य करती है। पहला, यह कानून बनाती है, पुराने कानूनों में संशोधन करती है। यानी कि पुराने कानूनों के अंदर कोई बदलाव करना है तो बदलाव करती है, और मौजूदा कानून को समाप्त करके उसके स्थान पर नया कानून बनाती है। यानी कि कोई ऐसा पुराना कानून है जो इस समय के अनुसार ठीक नहीं है उसको ख़त्म करके उसके स्थान पर नया कानून भी बनाती है। संसद का सार्वजनिक धन पर नियंत्रण होता है। यानी कि जो संसद है धन के ऊपर इसका नियंत्रण होता है। इसकी मंजूरी के बिना सरकार एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। संसद में सार्वजनिक विषयों और राष्ट्रीय नीति पर वाद विवाद होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। निर्धनता से क्या अभिप्राय है। आंसर देखें। निर्धनता से तात्पर्य उस सामाजिक परिदृश्य से है जिसमें समाज का एक वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। यानी कि जो मूलभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, अगर उसकी जो है पूर्ति करने में अगर असमर्थ है तो उसका मतलब है वो निर्धन है। निर्धनता का निर्धारण विभिन्न देशों में अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, और ये जो निर्धनता है अलग अलग देशों के अंदर इसको मापने की जो इकाई है वो अलग अलग है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखें। गांधी इरविन समझौते के बारे में संक्षिप्त में लिखें। आंसर देखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 5 मार्च 1931 ईस्वी को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन व महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हो गया जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार यह तय किया गया कि सरकार सभी राजनीतिक अध्यादेश और मुकदमे वापस ले लेगी। यानी कि अंग्रेजी सरकार जो है जितने भी राजनीतिक अध्यादेश हैं और जो भारतीयों के ऊपर मुकदमे हैं उन सबको वापस ले लेगी। इसके जवाब में यानी कि इसके बदले में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया, यानी कि उसको टाल दिया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना सुनिश्चित किया और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित होने का आश्वासन दिया। तो ये जो गांधी इरविन समझौता है 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। गांधी जी और नेताजी के विचारों में मुख्य भेद क्या था। आंसर देखें। महात्मा गांधी और नेताजी दोनों का उद्देश्य भारत को स्वतंत्रता दिलाना था, किंतु उन दोनों के कुछ वैचारिक मतभेद थे। यानी कि महात्मा गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों का उद्देश्य यानी कि लक्ष्य भारत को आज़ादी दिलाना था, लेकिन दोनों के अंदर जो है वैचारिक मतभेद थे। गांधी जी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में गहरा विश्वास रखते थे। यानी कि गांधी जी जो है अहिंसा को मानते थे। साधन यानी कि आज़ादी को प्राप्त करने का जो साधन है और जो लक्ष्य है दोनों ही पवित्र होने चाहिए, ये गांधी जी मानते थे। जबकि नेताजी साध्य यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी साधन को अपनाना चाहते थे। यानी कि जो नेताजी थे वो सशस्त्र यानी कि शस्त्रों के आधार पर के साथ भी जो है आंदोलन करना चाहते थे। गांधी जी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अहिंसक गतिविधियों में विश्वास रखते थे। वही नेताजी का मानना था कि भारत को अहिंसक प्रयासों के बिना स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। यानी यहाँ पर अहिंसक नहीं आएगा, हिंसक आएगा। हिंसक प्रयासों के बिना स्वतंत्रता नहीं मिले। तो गांधी जी चाहते थे कि जो है स्वतंत्रता जो है अहिंसा के साथ प्राप्त की जाए, लेकिन नेताजी मानते थे
कि भारत को जो है हिंसा किए बगैर जो है स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। नेताजी गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, परंतु उनका बहुत सम्मान करते थे। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, लेकिन उनका वो आदर करते थे। अगला क्वेश्चन देखें, जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। आंसर देखें, सौरमंडल में एक संकरी पट्टी में अत्यधिक तेज गति से हवाएं चलती हैं। यानी कि जो वायुमंडल है उसके अंदर एक सौरमंडल है, उस सौरमंडल के अंदर जो संकरी पट्टी है, पतली सी पट्टी है, उसके अंदर जो है हवाएं बहुत तेज गति से चलती हैं, जिन्हें जेट धाराएं कहते हैं। और इनकी स्पीड की वजह से ही इनको जो है जेट धाराएं कहते हैं। यह पवनें अत्यधिक ऊंचाई यानी कि 12,000 मीटर से अधिक वाली पवनें होती हैं। अत्यधिक ऊंचाई वाली पवनें हैं, यानी कि बहुत ऊंचाई पर ये पवनें चलती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती हैं। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती है। यानी कि ये जो जेट धाराएं हैं ग्रीष्म ऋतु यानी कि गर्मी की ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष यानी कि सारा साल हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित यानी कि बहती रहती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के कारण देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। देश के प्रायद्वीपीय पठार पर बहने वाली उपोष्ण पूर्वी जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए जिम्मेदार हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के दो कारण लिखिए। आंसर देखें, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में विविधता के दो कारण इस प्रकार हैं। पहला कारण है मृदा, यानी कि मृदा की वजह से जो है विविधता पाई जाती है। विभिन्न प्रकार की मृदा विभिन्न प्रकार की वनस्पति का आधार है, यानी कि अलग अलग तरह की जो मृदा है अलग अलग तरह की वनस्पति का आधार है। पर्वतों की ढलानों पर शंकुधारी वन, यानी कि जो पर्वत है उनकी जो ढलान है वहाँ पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं, तथा मरुस्थल की बलुई मिट्टी और जो मरुस्थल के अंदर जो बालू की मिट्टी होती है वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद है तापमान की वजह से भी जो है वनस्पति में विविधता पाई जाती है। वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान एवं नमी की वायु की नमी पर भी निर्भर करती हैं। इसके अतिरिक्त वर्षण यानी कि वर्षा के ऊपर सूर्य का प्रकाश तथा भूभाग भी वनस्पति एवं वन्य प्राणियों में विविधता लाने में सहायक होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, असहयोग आंदोलन क्या था, यह स्थगित क्यों किया गया था। आंसर देखें, 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग की घटना से उत्पन्न आक्रोश के फलस्वरूप असहयोग आंदोलन आरंभ किया। यानी कि ये जो है 1920 के अंदर जो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी उसकी वजह से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना था, और इस आंदोलन का ये उद्देश्य था कि अंग्रेजों को किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं करना है। सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयों का त्याग किया गया, यानी कि इसके अंदर जो है भारतीय लोगों को कहा गया कि वो सरकारी कार्यालय को छोड़ दें और जो विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं उसको भी छोड़ दें। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, यानी कि जो विदेशी वस्त्र थे कपड़े थे उनकी होली जलाई गई। परंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस थाने को आग लगा दी गई, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के क्या आधार हैं। आंसर देखें, भारत में प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक समानता प्राप्त है, यानी कि भारत के हर एक नागरिक को जो है समान अधिकार दिए गए हैं राजनीतिक। यहाँ सभी नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार, यानी कि भारत के अंदर सभी नागरिकों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार है। प्रत्येक नागरिक के मत का मूल्य समान है, यानी कि हर एक व्यक्ति का जो मत है वो समान है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर एक वोट का जो है समान वैल्यू है। चुनाव के समय लोगों को अनेक विकल्प उपलब्ध होते हैं और यहाँ निश्चित समय अंतराल पर चुनाव होते हैं, यानी कि निश्चित समय पर जो है जो
अंतराल है, जो गैप है, उस पर जो है चुनाव होते रहते हैं। भारत की चुनाव प्रणाली पारदर्शी, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना क्या है? आंसर देखें। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। संरक्षण यानी कि बचाव का मिशन है। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों को शामिल किया गया है, और इसके अंदर जो है राष्ट्रीय नदी जो है गंगा, इससे संबंधित 2 उद्देश्य इसके अंदर शामिल किए गए हैं। पहला ये है गंगा नदी में प्रदूषण के प्रभाव को कम करना, यानी कि गंगा नदी के अंदर जो प्रदूषण है उसको कम करना, गंगा नदी के संरक्षण का कार्य पूरा करना, और गंगा नदी के संरक्षण यानी कि बचाव का जो कार्य है उसको पूरा करना। अगला क्वेश्चन है, गदर नामक समाचार पत्र पर संक्षिप्त नोट लिखें। नवंबर 1913 ईस्वी में गदर पार्टी ने गदर नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला, यानी कि अखबार निकाला। यह समाचार पत्र हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, उर्दू आदि विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होने लगा, यानी कि छपने लगा। हिंदी में, मराठी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, इन सभी भाषाओं में ये अखबार छपता था। इस समाचार पत्र में ब्रिटिश सरकार शासन की वास्तविक तस्वीर भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत की गई, यानी कि इस समाचार पत्र के अंदर जो ब्रिटिश सरकार थी उनका जो शासन था उसके बारे में जो वास्तविक जो सच्ची बातें थे वो भारतीयों के सामने प्रस्तुत की गई, यानी कि भारतीय लोगों को बताई गई, तथा नवयुवकों को क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित यानी कि शामिल होने का आह्वान किया गया, यानी कि बुलाया गया। नवयुवकों को कहा गया कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लें। यह समाचार पत्र विश्व के अनेक देशों में निःशुल्क भेजा जाता था, और विश्व के बहुत से देशों में ये जो अखबार था वो फ्री में भेजा जाता था, निःशुल्क मतलब बिना पैसों के। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण होता है, स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें। निम्नलिखित बातों से स्पष्ट है कि संविधान किसी भी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पहले ये समझ लीजिए कि संविधान होता क्या है। संविधान का मतलब ये है कि इसमें नियम लिखे हैं कि देश किस तरह से चलेगा, उसको जो है संविधान कहते हैं। पहला पॉइंट देखें, संविधान सरकार तथा नागरिकों को आपसी संबंधों की व्याख्या करता है, यानी कि जो संविधान है वो सरकार और नागरिकों के जो आपसी संबंध हैं उनके बारे में बताता है। और यहाँ पर यह बताया गया था कि जो नीचे दिए गई बातें हैं इसकी वजह से जो है किसी भी देश के लिए संविधान जो है महत्वपूर्ण क्यों होता है ये पता लगता है। दूसरा पॉइंट है इसका, यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, यानी कि सत्ता जो है सरकार का जो दुरुपयोग है, शासन का जो दुरुपयोग है उसको रोकता है। यह सरकार की सत्ता का स्रोत है, यानी कि सरकार की सत्ता का ये स्रोत भी है। सरकार के तीनों अंगों के आपसी संबंधों की व्याख्या करता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, हिमालय को नवीन बलित पर्वत क्यों कहते हैं। आंसर देखें। हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा पर्वत श्रृंखला है, यानी कि जो हिमालय पर्वत है वो जो है एक युवा पर्वत श्रृंखला है, इसलिए इसे नवीन बलित पर्वत कहते हैं, यानी कि युवा होने की वजह से ही इसे नवीन बलित पर्वत कहते हैं। नवीन का मतलब होता है नया। हिमालय के निर्माण के समय टेथिस सागर में जमा मिट्टी तथा गाद की परतों में वलय बल पड़ गए तथा ये ऊपर उठ गए, इसलिए इन्हें बलित पर्वत कहते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव पर टिप्पणी लिखें। आंसर देखें। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यानी कि 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया। यह तय किया गया कि 26 जनवरी को पूरे देश के अंदर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को देश भर में संपूर्ण यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज के गठन पर टिप्पणी लिखें। आंसर देखें। रास बिहारी बोस, प्रीतम सिंह, बाबा अमर सिंह, बाबा उस्मान सिंह तथा कप्तान मोहन सिंह के प्रयासों से आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ, यानी कि इन सभी के प्रयासों से आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। परंतु मोहन सिंह व जापानी अधिकारियों में मतभेद होने के कारण
यानी कि मोहन सिंह और जापानी अधिकारी जो उनके बीच में जो मतभेद था, इसकी वजह से इसका विघटन होने लगा। 2 जुलाई 1943 ईस्वी को नेताजी सिंगापुर पहुँचे। यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुँचे। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। यहीं से सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहकर पुकारा जाने लगा और इसके बाद से ही सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी कहकर पुकारा जाने लगा। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अब वह आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनानायक बन गए और उन्होंने सैनिक वेशभूषा धारण कर ली। नेताजी ने धन जुटाकर एक विशाल सेना का निर्माण किया तथा अधिक से अधिक सैनिक भर्ती के लिए सिंगापुर, मलाया, जावा, सुमात्रा, बर्मा में फौज के दफ्तर खोल दिए भर्ती करने के लिए। नेताजी ने जय हिंद का नारा दिया, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता को राष्ट्रीय गान बनाया, कांग्रेस के तिरंगे को राष्ट्रीय झंडा घोषित किया, सेना को 5 भागों में बांटा गया, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड तथा झांसी की रानी रेजिमेंट। लक्ष्मी स्वामीनाथ को झांसी की रानी रेजिमेंट का अध्यक्ष बनाया गया था। बाल सेना भी बनाई गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है, यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? आंसर देखें। भारतीय संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है जिसे संविधान की प्रस्तावना कहा गया है। महत्व। संविधान की प्रस्तावना में वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। प्रस्तावना संविधान के मौलिक ढांचे को रेखांकित करती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव घोषणा पत्र क्या होता है, इसके 2 महत्व लिखिए। आंसर देखें। किसी राजनीतिक दल के उद्देश्यों, नीतियों एवं कार्यक्रमों को बताने वाला दस्तावेज चुनाव घोषणा पत्र कहलाता है। यानी कि कोई भी राजनीतिक दल अपने उद्देश्य यानी कि वो क्या करना चाहती है, उनकी नीतियाँ क्या हैं, उनके प्रोग्राम क्या है, कार्यक्रम क्या है, ये सारी चीज़ें जो है एक दस्तावेज़ के अंदर लिखी होती हैं, कागज़ के अंदर लिखी होती हैं, उसको जो है घोषणा पत्र कहा जाता है। आम चुनाव से पहले प्रत्येक राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करता है। यानी कि जो आम चुनाव होते हैं उससे पहले हर एक पार्टी जो है अपना घोषणा पत्र जारी करती है। चुनाव घोषणा पत्र का महत्व इस प्रकार है। यह मतदाता की मतदान करने निर्णय संबंधी निर्णय लेने में सहायता करता है। यानी कि इससे जो है मतदाता अपने वोट के डालने के लिए जो है उससे संबंधित निर्णय कर पाता है। इससे मतदाताओं को राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों का पता चलता है। अगला क्वेश्चन है मानसून प्रस्फोट यानी कि विस्फोट किसे कहते हैं? मानसून का समय जून से आरंभ यानी कि जून की शुरुआत से लेकर मध्य सितंबर यानी कि सितंबर के बीच महीने तक होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है। यानी कि इसके आने से यानी कि मानसून के आने से जो सामान्य वर्षा हो रही थी उसमें अचानक वृद्धि हो जाती है। यह वर्षा लगातार कई दिनों तक जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट यानी कि फटना कहते हैं, यानी कि मानसून का फटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मौसमी भुखमरी और दीर्घकालिक भुखमरी में क्या भेद है? आंसर देखें। मौसमी भुखमरी, पहला पॉइंट है यह भुखमरी मौसमी भुखमरी में यह भुखमरी फसल बोने तथा काटने के चक्कर से संबंध है। इसका मूल कारण काम का न मिलना है और यह अस्थायी होती है। उसके बाद है दीर्घकालिक भुखमरी। इस भुखमरी के कारण मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त भोजन ग्रहण करने के कारण होता है। यह भुखमरी का मूल कारण निम्न आय यानी कि कम आय है। यह लंबे समय तक बनी रहती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आंसर देखें।
यह अधिनियम 2005 में बनाया गया था। वर्तमान में इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम यानी कि मनरेगा कहा जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए हर घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिनों के लिए उपलब्ध कराना है। यानी कि इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाके के अंदर हर एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिनों की मजदूरी का काम की व्यवस्था की जाती है। इसका उद्देश्य सतत विकास में मदद करना है। यानी कि इसका उद्देश्य है कि जो सतत विकास है उसमें मदद करना, ताकि सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी के कटाव जैसी समस्याओं से बचा जा सके। औसतन रोजगार वर्ष 2006-07 में 65 रुपये से बढ़ाकर, यानी कि 2006-07 में जो है 65 रुपये जो है मजदूरी थी, अब 2013 में और 14 में इसको बढ़ाकर 132 रुपये कर दिया गया है। इन रोजगारों का 1/3 महिला के लिए आरक्षित, यानी कि इसमें जो है 1/3 हिस्सा जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है। इसके लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा। अगला क्वेश्चन देखें, रोल्ट एक्ट क्या है। रोल्ट एक्ट को काला कानून भी कहते हैं। मार्च 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने यह कानून लागू किया था। इस कानून के अनुसार ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए केवल संदेह यानी कि शक के आधार पर भी जेल में बंद कर सकती थी, और बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपील करने का अधिकार भी नहीं था। तो रोल एक्ट जो था इसको काला कानून भी कहते हैं, और ये 1919 में पारित हुआ था, यानी कि लागू हुआ था। और इस एक्ट के अनुसार अंग्रेजी सरकार को ये शक्ति यानी कि ये अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए केवल संदेह के यानी कि शक के आधार पर उसको जेल में डाल सकती थी, और जो कैदी था वो कोर्ट में यानी कि अदालत में अपील भी नहीं कर सकता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे। आंसर देखें, भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। यानी कि जो क्रांतिकारी थे उनका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार थी, अंग्रेजी सरकार थी, उनको समाप्त करके पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना। भारतीय युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना, उन्हें संगठित करना। उसके बाद है सशस्त्र बल का प्रयोग करके यानी कि शस्त्रों के साथ आंदोलन करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्रांति लाना। भारत में क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना करना। भारत में लोकतंत्र स्थापित करना। राष्ट्रीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना करना और भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बदलाव करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सिद्ध कीजिए। आंसर देखें, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। आंसर देखें, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में यानी कि संविधान के अंदर भारत को स्पष्ट रूप से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। यानी कि संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, यानी कि कोई राजकीय धर्म नहीं है भारत का। भारत में राज्य द्वारा धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि भारत के नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भारत में नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने और उपासना करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी कि हर भारतीय को कोई भी धर्म अपनाने का और अपनी उपासना करने का अधिकार है। राज्य नागरिकों पर कोई ऐसा कर यानी कि टैक्स नहीं लगा सकता जिसको किसी विशेष धर्म पर खर्च किया जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली होती है, 3 कारण देते हुए व्याख्या करें। यानी कि इसके अंदर ये पूछा गया है कि लोकसभा जो होती है वो राज्यसभा से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इसको साबित करने के लिए 3 कारण बताने हैं।
आंसर देखो, भारत में लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि यदि यदि दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक को लेकर मतभेद हो जाए तो अंततः लोकसभा के विचार को ही प्राथमिकता मिलती है। यानी कि दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक के ऊपर मतभेद हो जाए तो लोकतंत्र के जो विचार, लोकसभा के जो विचार हैं उसको प्राथमिकता मिलेगी। धन के मामले में लोकसभा को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। लोकसभा द्वारा पारित किया गया कोई भी धन विधेयक राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है। राज्यसभा इसे पारित करने में अधिक से अधिक 14 दिनों तक देरी कर सकती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, लोकसभा राज्य सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके सरकार को कभी भी अपदस्थ कर सकती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं? आंसर देखें, सभी जीव जंतु अपने पर्यावरण के साथ मिलकर एक व्यवस्था का निर्माण करते हैं, इसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यानी कि सभी जीव जंतु मिलकर एक व्यवस्था बनाते हैं और उस व्यवस्था को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों के दो मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। आंसर देखें, पहले है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। हिमालय की नदियाँ सदानीरा है। सदानीरा का, नीर का मतलब क्या होता है? जल। सदानीरा मतलब सारा साल उसके अंदर पानी बहता रहता है। यानी कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उनमें सारा साल पानी बहता है। इन नदियों के स्रोत हिमानियाँ, यानी कि जो हिमालय पर बर्फ़ है, झरने या झीलें लिख दिया यहाँ पर, झीलें आएगा, झील। इसलिए इनमें सारा वर्ष जल बहता रहता है और इसी वजह से जो है इन जगह से जो है इसको, इन नदियों को पानी मिलता है और इस वजह से इनमें सारा साल पानी रहता है। यह नदियाँ पूर्ववर्ती हैं, यानी कि पूर्व की तरफ बहती है। यह ढाल के विपरीत बहती है। उसके बाद है प्रायद्वीपीय नदियाँ। ये नदियाँ मौसमी होती हैं, यानी कि मौसम के अनुसार ये नदियाँ होती हैं तथा इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है और इनका जो बहाव है वो वर्षा के ऊपर निर्भर करता है। यानी कि अधिक वर्षा होगी तो अधिक प्रवाह होगा। यह नदियाँ अनुवर्ती हैं, ढाल के अनुसार बहती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत, इन दोनों के बीच अंतर बताना है। तो पहले है वनस्पति जगत। किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली सभी प्रकार के पौधों की प्रजातियां प्राकृतिक वनस्पति हैं। यानी कि किसी विशेष क्षेत्र के अंदर उगने वाली सभी प्रकार के पौधों की जो प्रजातियां हैं वो प्राकृतिक वनस्पति हैं। इसमें घास, वृक्ष, झाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। यह स्वयं पोषी होती हैं, यानी कि अपना पोषण खुद करती हैं। यह सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। उसके बाद है प्राणी जगत। किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले सभी प्राणियों को की प्रजातियां प्राणी जगत कहते हैं। यह परपोषी होती हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं। यह अपना भोजन वनस्पति जगत से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, यानी कि सभी लोगों को हमेशा भोजन मिलता रहे, पहुँचे और उसे प्राप्त करने में समर्थ, यानी कि उपलब्ध हो, सब तक पहुंचता हो और प्राप्त करने में वो समर्थ हो, यानी कि उसे खरीद सके। खाद्य सुरक्षा में भोजन की उपलब्धता का अर्थ है सरकारी अनाज भंडारों में जमा किए गए पिछले वर्षों के स्टॉक से हैं। पहुंच से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाद्य पदार्थ मिलते रहें। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो, यानी कि पैसा हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी निर्माण क्यों आवश्यक है? आंसर देखें, किसी भी देश की जनसंख्या को मानव संसाधन कहा जाता है, यानी कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो मानव संसाधन कहलाती है। जब इस उपलब्ध मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा ज़्यादा विकसित किया जाता है, यानी कि किसी भी देश की जो जनसंख्या है, जो वहाँ के नागरिक हैं, उनको शिक्षा देकर और अच्छा स्वास्थ्य देकर उनको विकसित किया जाता है ताकि वो जो है मानव पूंजी का निर्माण कर सकें।
मानव पूंजी देश के उत्पादक शक्ति में वृद्धि करती है और जो मानव पूंजी होती है वो देश की उत्पादन क्षमता जो है उसको बढ़ाती हैं।